हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमिक माई लाइफ चैनल। और चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं ड्रैकुला सीरीज की अगली कॉमिक्स कोलाहल, जो कि एक मल्टी स्टार कॉमिक्स है। तो चलिए इसे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में हाँ विशेषांक कोलाहल, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का मल्टी स्टार विशेषांक। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये इसका कवर पृष्ठ है। जीतिए लाखों रुपए के उपहार। इस विशेषांक में नागरा में मेगा कॉन्टेस्ट के प्रवेश पत्र। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हादसा घटा है। दो मामूली इंसानों नागराज ध्रुव ने मुझे एक नहीं दो नहीं 3 बार मात दी और आखिरकार मेरे अमृत पिए शरीर को जीवन मरण के उस ज्वालामुखी में डाल दिया, जहाँ एक पल के लिए मेरा शरीर जिंदा होता है, दूसरे पल में भस्म हो जाता है, फिर जीता है, फिर जल जाता है। मेरा शरीर नष्ट होने के समान ही है, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी मौजूद है और आत्मा को कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता। पर इस रूप में मैं मानवों को पद से बदला नहीं ले सकता, अपने सीने में धधकती आग को बुझा नहीं सकता, नहीं मचा सकता इस दुनिया में मौत का कोलाहल। और मेरे शरीर को नष्ट करने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी मेरे ही जैसे एक प्रेत ने, एक गद्दार प्रेत गुण ने। और उस गद्दार प्रेत को ड्रैकुला के कहर का सामना करना ही पड़ेगा। जी हाँ, ये सब हुआ था ड्रैकुला के हमला, नागराज और ड्रैकुला ड्रैकुला के अंत में कॉमिक्सों में। तो वो सब अगर आपने नहीं पढ़ी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो पढ़िए कॉमिक्स, तब ये कॉमिक्स आपको आगे क्लियर होगी। ड्रैकुला की आत्मा उस लोक में प्रवेश कर गई जिसे लोक मृत्यु जिस लोक को मृत्यु लोक कहते थे, पृथ्वी लोक और परलोक के बीच में स्थित एक ऐसा लोक जहाँ पर वे प्राणी वास करते हैं जो पृथ्वी लोक तो छोड़ चुके हैं, लेकिन ये अपनी इच्छाएं अधूरी रह जाने के कारण परलोक नहीं जा पाए। बस वहीं पर रुक जा ड्रैकुला, अब यहाँ पर तेरा राज नहीं रहा। गुण अच्छा हुआ तू खुद मेरे सामने आ गया गद्दार। तूने प्रेतों के खिलाफ इंसानों का साथ देकर महाअपराध किया है, इसके लिए तुझे अगले 2 सालों तक चैन और हुक्कों में लटक कर बिठाने होंगे। तुम्हें अब ऐसा कर सकने की ताकत नहीं है ड्रैकुला। तुम्हारा शरीर तुम्हारी मुख्य शक्ति था जो नष्ट हो चुका है, और तुम्हारी दूसरी शक्ति थी तुम्हारे सेवकों की संख्या जो अब बहुत कम हो चुकी है। इस भ्रम में मत रहना, धरती पर मेरे वैम्पायरों की संख्या में चाहे कमी हो गई हो, लेकिन इस लोक में मेरे प्रेत सेवकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। ड्रैकुला अभी भी यहाँ का राजा है। ध्यान से देखो ड्रैकुला, तुम्हारे सारे सेवक इस वक्त तुम्हारे पीछे नहीं बल्कि मेरे पीछे खड़े हुए हैं। और इस वक्त वह, क्योंकि मेरी साथी आत्माओं ने तुम्हारी सारी गुलाम दुष्ट आत्माओं को अपने कब्जे में ले लिया है। अब तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है ड्रैकुला। अब तुमको हम सजा देंगे उन जुल्मों की जो सदियों तक तुम हम पर ढाते आए हो। ड्रैकुला को मरा जानकर सब पलट गए, सभी गद्दार बन गए, लेकिन ड्रैकुला को कोई सजा नहीं दे सकता। सिर्फ ड्रैकुला के पास है सजा देने का अधिकार। तुम सबको सजा मैं दूंगा, और इस बात का फैसला अभी और इसी वक्त होगा कि प्रेतों का नायक कौन है, मैं या कोई और। है कोई जिसमें अपने दुश्मन का खून पिया हो, जिसमें ड्रैकुला को चुनौती देने की हिम्मत हो? इस वक्त तो तुमको एक मामूली सा प्रेत भी परास्त कर सकता है ड्रैकुला, क्योंकि अपने नार के जीवन को और कष्टदायक बनाने पर तुले हुए हो। बाकी सारे प्रेत खामोश हैं, क्योंकि ड्रैकुला के सामने प्रेतों की सिर्फ दुमें हिलती हैं, जुबानें नहीं। एक तेरी जुबान ही बहुत चल रही है गुण, यानी तू अपने ही आप ही प्रेतों का नायक बन गया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। प्रेत नायक बनने के लिए तुझे मुझे हटाना पड़ेगा, मेरी चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। मैं शक्तिहीन प्रेतों से नहीं लड़ता ड्रैकुला। तू डर गया है, ड्रैकुला से डर गया है। अरे तेरे पास तो अब सभी सदात्माओं दुष्ट आत्माओं की शक्ति है, तो फिर तू अकेले शक्तिहीन ड्रैकुला से डर गया? थू है तुझ पर गद्दार। तेरी शक्तियों को तो नागराज ध्रुव ने नष्ट कर दिया, लेकिन तेरा घमंड मुझे ही नष्ट करना पड़ेगा। आ ड्रैकुला, सामना कर गुण का। दो महाशक्तिशाली आत्माओं से टकराने के लिए मृत्युलोक में खलबली मच गई। मैंने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया। इस हालत में मेरा गुण से जीत पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मुझे गुण को हराकर प्रेतों पर फिर से अपनी सत्ता कायम करनी है, वरना मेरे सदियों में बनाया हुआ आतंक मिट जाएगा, और इसके साथ साथ मानवों में बदला लेने का मौका भी मेरे हाथ से चला जाएगा। घप घप। आज उसी प्रेत मंडली के सामने मैं तुझे तेरे पापों की सजा दूंगा ड्रैकुला। जिसको तेरे जिनको तेरे आतंक ने आज तक इतना डरा कर रखा है, वे तेरे जुल्मों को चुपचाप सहने पर मजबूर थे। आज के बाद तेरी आत्मा कभी आज़ाद नहीं घूमेगी। अब अनंत काल चक्र में तुझे कैद रहकर भीषण यंत्रता सहनी होगी। आह, ये जंजीरें मुझे बहुत कष्ट दे रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिखावा करना है जैसे मुझ पर इनका असर ही नहीं हो रहा। क्या यही सदियों पुराने वाहन है तेरे पास? गुण जंजीरें ड्रैकुला को बांध कर रख नहीं सकती।
लेकिन ये तुझे ज़रूर बांध कर रख सकती हैं। जानना चाहता है कैसे? ऐसे। कुछ ही पलों बाद जंजीरों में बंधा गुण, अब बता किसने किसको सजा दी? तुम उस बच्चे की तरह खुश हो रहे हो ड्रैकुला, जो पत्थर से एक बोतल को फोड़कर अपने आप को निशानेबाज समझता है। अरे जिन जंजीरों को मैंने ही बुलाया है, वे मेरा कहना मानेंगी या तेरा? गुण के इशारे पर चेन कड़ियां अपने आप खुलती चली गईं और ड्रैकुला को अपने शिकंजे में कसती चली गई। आहा, मैं इनसे जल्दी आज़ाद हो जाऊंगा गुण। फिर मैं ऐसी सजा दूंगा आहा, जो नरक में यमराज ने भी किसी को आहा नहीं दी होगी। इन शिकंजों से तुम शायद आज़ाद हो जाओ ड्रैकुला, लेकिन ये शिकंजे तुमको जिस चीज़ से बांधने जा रहे हैं उससे तुम कभी आज़ाद नहीं हो सकते। ऐसी कौन सी कैद पैदा कर दी है तूने गुण? मैंने पैदा नहीं की, बल्कि नरक लोक से खास तेरे लिए आयात करवाई गई है ड्रैकुला। ले देख अपनी कैद को, घूर्ण स्तंभ को। आहा, तू वाकई बहुत शक्तिशाली हो गया गुण, शायद मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली। मेरी तारीफ तुझको बचा नहीं पाएगी ड्रैकुला। अब यह घूर्ण स्तंभ तुझको पेंच की तरह घुमा घुमा कर धीरे धीरे नरक की तरफ ले जाएगा। 200-300 सालों में तुम नरक तक पहुंच जाओगे। तब तक यह घूर्ण स्तंभ तुझको यंत्रणा दे देकर नरक में मिलने वाली सजाओं को झेलने के लिए तैयार कर देगा। अगर मुझको नरक ही जाना होता तो मैं मृत्यु लोक में आत्मा बनकर ना भटक रहा होता। नरक में मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। जब भी जाऊंगा तेरी आत्मा को खाकर जाऊंगा। अपने बड़े बड़े दावों के बाद भी ड्रैकुला नरक के रास्ते पर रवाना हो चुका था। पाप और आतंक का राज पृथ्वी के साथ साथ मृत्युलोक से भी समाप्त हो गया। खुशियां मनाओ। झूठ के पैर चाहे छोटे होते हो, लेकिन पाप की उम्र बड़ी लंबी होती है। पृथ्वी पर समुद्र के नीचे स्थित ज्वालामुखी में एकाएक हलचल शुरू हो गई, जिसके अंदर ड्रैकुला का शरीर लगातार बन रहा था और भस्म हो रहा था। और ज्वालामुखी फटा और लावे के साथ साथ ड्रैकुला का शरीर भी कुछ पल के लिए ज्वालामुखी से बाहर आ गया और फिर पृथ्वी पर अपने शरीर का फिर से बनना शुरू हुआ। मृत्युलोक में ड्रैकुला की आत्मा भी शक्तिशाली होने लगी और ड्रैकुला के लिए इतनी शक्ति बहुत थी, उसके ऐसे छुटकारा पाने के लिए पहले घूर्ण स्तंभ के बंधन टूटते चले गए और उसके बाद गुण की बारी थी। तुम घूर्ण स्तंभ से आज़ाद कैसे हो गए ड्रैकुला? खैर, आज़ाद हो गए तो ज़्यादा देर तक आज़ाद नहीं रहोगे। इस बार मैं तुझको एक ऐसी स्थायी कैद में प्रबंध करूंगा जिससे तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगे। आहा, मैं फिर मात खा रहा हूँ, मेरी शक्ति फिर से गायब हो गई। पर क्यों? ड्रैकुला की शक्ति आने और जाने का कारण था ज्वालामुखी के लावे के साथ बार बार ड्रैकुला के शरीर पर ऊपर उछलना और फिर ज्वालामुखी के लावे में समा जाना। इस तरह ड्रैकुला का शरीर कुछ पलों के लिए बनकर उसकी आत्मा को शक्ति देता था, फिर लावे में गिरकर भस्म हो जाता था। लेकिन कुछ मिनटों पलों के लिए मिल रही शक्ति भी ड्रैकुला के लिए बहुत थी। ड्रैकुला का यह वार गुण को हौसले परास्त करने के लिए काफी था। पृथ्वी पर इस बार उस ज्वालामुखी की हलचल समाप्त हो चुकी थी और ड्रैकुला का शरीर आखिरी बार लावे के दरिया में डूब चुका था। ड्रैकुला की एक शक्ति समाप्त हो गई थी, लेकिन गुण की हार के साथ लाखों प्रेतों की स्वामी भक्ति की ताकत ड्रैकुला को फिर से मिल चुकी थी। ड्रैकुला की आत्मा एक बार फिर प्रेतों की नायक बन चुकी थी। अब तू सदियों तक ऐसे ही तड़पता रहेगा गद्दार गुण, और साथ ही इंसानों को तड़पता हुआ दिखेगा, क्योंकि अब ड्रैकुला पृथ्वी पर कोलाहल मचाकर अपने गुलाम प्रेतों की संख्या में वृद्धि करने जा रहा है। नहीं ड्रैकुला, तू हमारा नायक नहीं बन सकता। कौन? बार्डेलो? हाँ ड्रैकुला, जिसका शरीर नहीं वो आत्मा प्रेत नायक नहीं बन सकती। और अगर ऐसा हो सकता तो सदियों से तू नहीं मैं प्रेतों का सरदार होता। अब अगर तुझको मेरी बात पर ऐतराज हो तो इस मामले को हम ये लड़कर सुलझा सकते हैं। मेरा और तेरा झगड़ा आज से नहीं तब से चला रहा है जब तू और मैं जिंदा इंसान थे, आत्मा नहीं। लेकिन मैं तुझको तब भी मात दी थी और अभी भी दे सकता हूँ। तू भला क्या खाकर मुझको मार दे सकता है ड्रैकुला? मैं तेरे हाथों मारा गया, तू मेरे हाथों मारा गया, लेकिन तू अपने राज्य के उस हिस्से को हमसे आज़ाद नहीं करा पाया जिस पर हमने कब्जा कर लिया है। और आज भी तेरे राज्य के उस हिस्से पर हमारा कब्जा है। आज यहाँ बारडेलो का वंश का राज्य है। उस युद्ध में मेरा शरीर मत होने के बाद मैंने कांख हो गया था। अपने शरीर को तो मैं आज तक ढूंढ नहीं पाया। अगर आज भी तुम मुझको मेरा शरीर मिल जाए तो मृत्यु लोक पर मेरा राज होगा, मैं बनूंगा प्रेतनायक। वैसे भी मेरा शरीर अभी भी मौजूद है, बस मैं उस तक पहुंच नहीं सकता। हम दोनों के ही शरीर मौजूद हैं, लेकिन हमारी पहुंच से दूर हैं। लेकिन तू मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली होने का दावा कैसे कर रहा है? जब तक तेरा शरीर राख बना हुआ था तब तक सधम ने आत्माओं पर राज किया। तब तक मैं भी चुपचाप तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। इस संबंध में जानने के लिए पढ़ें विध्वंस, ये मल्टी स्टार कॉमिक्स।
हमारे चैनल पे उपलब्ध है, जाकर पढ़िए प्लेलिस्ट में। लेकिन अब मैं और नहीं सहूँगा, आज मेरा मुकाबला होकर ही रहेगा, ताकि अभी और यहीं प्रेत नायक का फैसला हो सके। तेरे पास अगर दूसरे प्रेतों की वफादार शक्ति है तो मेरे पास भी मेरे प्रेत बने सैनिकों की स्वामी भक्ति की शक्ति है। तो फिर आप बारडेलो, देर किस बात की? जो हाल मैंने गद्दार गुण का किया है वही हाल मैं बागी बारडेलो करूँगा। भयानक टकराव था। दो अत्यंत शक्तिशाली दुष्ट आत्माएं एक दूसरे टकरा रही थीं। एक साथ अपने गुलामों के प्रति वफादारी की ताकत थी, जो दूसरे के पास अपने स्वामी भक्त सैनिकों की भक्ति की शक्ति। ना ड्रैकुला की शक्ति बारडेलो पर हावी होती, ना ही बारडेलो ड्रैकुला को मात दे पा रहा था। ऐसी स्थिति में युद्ध का एक ही नतीजा हो सकता था, मुकाबला बराबरी पर छूटना। हफ हफ, ऐसे तो ना मैं तुझसे जीत पाऊंगा, ना ही तू मुझसे, ना मैं तुझे मात दे पाऊंगा। फिर हम कैसे फैसला होगा? प्रेतों के महानायक का फैसला। बगैर लड़ाई के कोई हल निकालना होगा। वैसे एक तरीका मेरी समझ में आ रहा है, तो वो तरीका भी बोल कर देख ले ड्रैकुला। देख बारडेलो, अभी ना तो तेरे पास मेरा शरीर है, तेरे पास तेरा शरीर है, ना ही मेरे पास। हम अपने शरीरों को ढूंढकर हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम 10 दिनों की अवधि तय करते हैं। जो पहले अपना शरीर ढूंढ कर लाएगा वही प्रेत नायक बनेगा। अरे वाह, तुझे तो पता है तेरा शरीर कहाँ है, लेकिन मेरा तो सारा समय उस जगह को ढूंढने में लग जाएगा जहाँ पर मेरा शरीर है। ऐसा नहीं होगा बारडेलो, मेरा शरीर ज्वालामुखी के अंदर गिरा तो जरूर था, लेकिन अब वह लावे की लहरों में बहकर धरती के किस कोने में पहुँच गया ये भी मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे तेरी योजना मंजूर है। मैं तो चला मेरे सैनिक अपने अपने शरीरों को ढूंढने। ये मालिक, आपने कैसे शर्त रख ली मालिक? आप भला लावे की नदी में अपने शरीर को कैसे ढूंढेंगे और कैसे हासिल करेंगे? मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे किसी की मदद लेनी होगी, और नागपाशा के शरीर में रहकर मैं ऐसे कुछ शक्तिशाली इंसानों का पता जान गया हूँ जो ऐसा कर सकते हैं। क्या आप नागराज ध्रुव की बात कर रहे हैं? नहीं, उनके आसपास तो फटकना भी खतरनाक है, लेकिन उनके जैसे और भी शक्तिशाली सुपर हीरोज हैं, और उनमें से ही किसी को अपना काम करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। लेकिन अगर ध्रुव और नागराज को भनक लग गई तो वह आपका काम खराब करने के लिए आधम करेंगे। सही कहा, इस मामले में मुझसे बड़े शैतान हैं। उनको उलझाए रखने के लिए कोई खास इंतजाम करना पड़ेगा, और एक ऐसा इंतजाम खास मेरे पास इंतजाम है। महानगर में सभी तनाव मुक्त है सिवाय लोरी के। अब साधना करनी छोड़ो लोरी, और रोमानिया जाकर अपना ड्रैकुला के किले को संभालो। आखिर वह अब तुम्हारा किला है। खतरा भी दूर नहीं हुआ है ध्रुव। मैंने ड्रैकुला के ज्वालामुखी में गिरने के बाद भी उसकी पाप तरंगों को महसूस किया है। वह कोई ना कोई वार जरूर करेगा, जल्दी करेगा। उस वार के इंतजार में बैठे तो रह नहीं सकते। फिलहाल तो मुझे वो राजनगर जाकर अपना छूटा हुआ काम संभालना है। अभी तुम्हारा जाना जरा मुश्किल लग रहा है ध्रुव, क्योंकि राजनगर जाने वाले मार्ग की तरफ मेरे सर्प खतरे के संकेत भेज रहे हैं। भीषण खतरे के संकेत। खतरा कुछ ज्यादा ही भीषण था, और इस मुसीबत की तबाही का फैलाने के कारण नागराज ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था ये कैसा सांप है। नागराज, इसका तो पूरा सही सड़ा गला है, और इसके अतिरिक्त एक नहीं, दो नहीं, पांच पांच अतिरिक्त सिर हैं। पता नहीं ध्रुव, ऐसा सांप तो ना मैंने कभी देखा है, ना ही इसके बारे में सुना है। इसकी मुझसे कोई दुश्मनी तो हो नहीं सकती। इसको ज़रूर किसी ने भेजा है, और यह बात इसको किसने भेजा है इससे पता चल सकती है। नागराज इस विनाशकारी नाग से भिड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अगले पल पीछे हटना पड़ा। तुम ठीक तो हो ना नागराज? थोड़ा थोड़ा ध्रुव, इस सर्प में अद्भुत विष है। इसके विष की तीव्रता मेरे विष के टक्कर की है, यानी अगर मैं इसकी फुंकार नहीं झेल पाया तो ये भी मेरी फुंकार जरूर विचलित होगा। नागराज की फुंकार से विनाशकारी नाग तड़प उठा, और यह समझ भी गया कि इस दुश्मन को रास्ते से हटाना होगा। उस हडीले सर्पों ने हडीला नागराज की तरफ लपका, लेकिन अगर किस्मत से वह उड़ती चिड़िया बीच में ना आई होती तो नागराज का भी चिड़िया जैसा हाल होता। ओहो, इसके हडीले सर्प का स्पर्श से ही जीवित वस्तु को कंकाल में बदलने की लिए काफ़ी है। संभल कर नागराज, इसके एक फन की ये शक्ति है, दूसरे फन की भी कोई दूसरी शक्ति होगी। नागराज पहले ही अपनी जगह छोड़ चुका था, लेकिन दूसरे फन से निकली विस्फोटक ज्वाला ने उसको दोबारा कहीं हाथ जमाने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि धमाके ने नागराज के होश कुछ पलों के लिए छीन लिए थे। लेकिन नागराज जो ही नीचे गिरा, ओहो, इस सर्प ने नागराज को कुंडली में फंसा लिया। लेकिन इससे पहले कि हडीले सर्प का स्पर्श नागराज को कंकाल बना दे, मुझे कुछ करना होगा। पर क्या करूं मैं, क्या करूं? इतने शक्तिशाली दुश्मन से निपटने के लिए ध्रुव को अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करना था। ये बस इस नाग को हराने में शायद मेरी मदद कर सके बस। लेकिन इस वक्त तेजी से गुजर रहा था, और हडीले सर्प का फन नागराज के शरीर से कुछ इंचों की दूरी पर ही था। लेकिन तभी नागराज पर लिपटा हुआ शिकंजा खुल गया,
और वह भयानक सर अपना संतुलन खोकर नीचे गिर पड़ा। थैंक्स ध्रुव, लेकिन तुमने किया कैसे? मैंने बस के सारे डीजल को इस सर्प के नीचे गिरा दिया और डीजल से सड़क चिकनी होती है। सर्प जमीन पर अपनी पकड़ नहीं बना सका और नीचे आ गिरा। तुमने मुझे बचाने के साथ साथ इस नाक को ख़त्म करने का तरीका रास्ता भी दिखा दिया। ध्रुव, डीजल सिर्फ चिकना ही नहीं ज्वलनशील भी होता है। उस देखते ही देखते आग की लपटों ने सर्प के सड़े गले शरीर को अपने आगोश में ले लिया। और ये तो कमाल हो गया नागराज, इतना बड़ा सांप देखते देखते ऐसे जल गया कि हड्डियां तक साबुत नहीं बची। तंत्र प्राणियों का ऐसा ही हाल होता है ध्रुव, लेकिन आज तक हमने अपने किसी दुश्मन को इतनी आसानी से नहीं हराया होगा। बस एक बात पता नहीं चल सकी कि वह ये है कि इसको सर्प को किसने भेजा और क्यों भेजा था। इतना अफसोस मत करो नागराज, इस बार जब उस सर्प की मुलाकात हो तो पूछ लेना उसको किसने भेजा। लोरी, तुम जरा देर से आई हो, वह सर्प मर चुका है और अब मेरी उससे दोबारा मुलाकात नहीं होगी, ऐसा तुम समझते हो नागराज। ऊपर देखो, मैं फिर आ रहा हूँ, इंतज़ार करो। हे भगवान, यानी खतरा भी टला नहीं है। यानी इस सर्प के वापस आने का हम इंतजार करेंगे, लेकिन वह हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहा है? वह इसलिए ताकि ये दोनों हमेशा आने वाली मुसीबत का इंतजार करते रहें और फिर मेरे मामले में टांग अड़ाने के लिए ना आ पाएँ। अब चलो सिंधौरी, मुझे अपने शरीर को पाने का इंतजाम करना है। लेकिन अपने शरीर को तक भला कौन पहुंच सकता है? जो काम तंत्र मंत्र और आत्मा की शक्ति नहीं कर सकती, वो विज्ञान की शक्ति कर सकती है। और मैं विज्ञान की शक्ति के द्वारा काम करने वाले एक सुपर हीरो को जानता हूँ, वह करेगा मेरा काम। उसको दिल्ली की छत परमाणु कहते हैं। आज के ज़माने में भी न जाने कैसे कैसे नाम रखते हैं। ये है वो कोलाइडर गैंग जिसको पकड़ने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए शीना। मैं जब भी इनको पकड़ने की कोशिश करता हूँ तो इनमें परमाणु वार करता हूँ या इनके पास भी जाता हूँ तो ये मुझ पर एक अजीबोगरीब लेज़र बीम का वार करते हैं जो मेरी परमाणु पावर को अनियंत्रित कर देता है और मैं इनको पकड़ नहीं पाता। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ परमाणु? मैं इनको पकड़ने जा रहा हूँ, ये फिर से लेज़र बीम का वार मुझ पर करेंगे। तुम दूर से ही धमाका करके वह यंत्र इनके हाथों से गिरा देना, बाकी मैं देख लूँगा। ऐसा ही, ओके, ऐसा ही होगा। तुम कहो तो पूरे गैंग को ही धमाका से उड़ा दूँ परमाणु? नहीं शीना, हमको किसी की जान नहीं लेनी है। आहा, आजा आजा परमाणु, तू फिर से पिटने के लिए आ गया। अच्छा किया, क्योंकि जितना तुझको पीटने में मज़ा आता है उतना ही मज़ा हमको तुझे पीटने में आता है। ओह, मेरी शक्तियाँ फिर से अनियंत्रित हो रही हैं। इन्होंने फिर फुर्ती से मुझ पर वार कर दिया। शीना को अपने मानसिक धमाके का मौका ही नहीं मिल पाया होगा। मुझे इस बार अपनी शक्तियों का पूरा जोर लगाकर नियंत्रित करना होगा, पर मैं ऐसा करूँगा कैसे? उफ उफ, परमाणु क्या सोचेगा कि वह मुझको मदद के लिए लाया और मैं समय रहते उसकी मदद नहीं कर पाई। पर मैं भी क्या करूं? मैंने आज तक इतने बड़े बड़े निशानों पर धमाके किए हैं, हाथ में थमी लेज़र गन जैसी छोटी चीज़ पर मैं कैसे अपना निशाना नहीं लगाया? कंसंट्रेट करो शीना, कंसंट्रेट। ओह नो, पहला बार निशाना साधा कर किया और बीच में ही परमाणु आ गया। मैं परमाणु पर सीख नहीं चलूँगी। अगर परमाणु की जान बचानी है तो मुझको अपने तरीके से वार करना होगा, बड़े निशाने पर। इस बार शीना ने उसके हाथ को उखाड़ दिया जो गन को थामे हुआ था। मेरा हाथ, मेरा हाथ। लेकिन लेज़र गनें अभी और भी थीं और परमाणु को भी पूरी तरह से अपने ऊपर नियंत्रण पाना बाकी था। इस बार दो धमाके हुए। पहले धमाके ने तो रस्सी को ही तोड़कर लेज़र गन का निशाना ही बिगाड़ दिया और दूसरे धमाके ने परमाणु को अपनी तरफ बढ़ती लेज़र बीम के रास्ते से दूर फेंक दिया। अगर परमाणु ने इस वक्त अपने आप को पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पा लिया होता तो दोनों लुटेरे अपनी सारी हड्डियाँ तोड़वा बैठते। वो बाल बाल बचे गुंडे। शीना से मुझे थोड़ी ज़्यादा समझबूझ की उम्मीद थी। और फिर थैंक्स शीना, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी मदद करते करते तुम इतनी बेकाबू हो जाओगी। शुरुआत में तो मैं अच्छे मूड में थी, लेकिन तुमको मुसीबत में देखकर मेरा दिमाग घूम गया। तुम्हारा बाल बाका भी हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। आई लव यू परमाणु। इसलिए मैं बाल नहीं रखता शीना, ताकि मेरा बाल बाका ना हो और ना मुझे गुस्सा आए। यही है हमारा शिकार सिंधौरी। यह लड़की हमारे शिकार की कमज़ोरी है। शिकार को काबू में करने का काम शुरू कर दो। खैर चलो, जो मैं चाहता था हो गया। अब तुम्हारी मदद से मैंने तुमको क्लाइवर गैंग को पकड़ लिया। अब बस हमको इनको जेल पहुंचाना बाकी है। यह काम मैं कर दूंगा। अब तुम सीधे घर जाओ। अरे, अब क्या हो गया? ये कटा हुआ हाथ तो एम्बुलेंस वाले ले जाना भूल गए। इस कटे हुए हाथ से उस घायल गुंडे के शरीर को कैसे जोड़ा जाएगा? कोई बात नहीं, मैं इस हाथ को अस्पताल पहुंचा देता हूँ, फिर वहीं से पुलिस स्टेशन चला जाएगा। लेकिन उस हाथ को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी।
क्योंकि वह हाथ अपने आप ही हवा में उठ पड़ा। अरे ये क्या हो रहा है परमाणु, ये तुम कर रहे हो? नहीं शीना, मैं कुछ नहीं कर रहा। फिर ये चमत्कार कैसे? आहा, लेज़र बीम का निशाना इस बार शीना थी, और इस बार शीना की शक्तियाँ अनंतित होने वाली थी। चारों तरफ धमाके ही धमाके होने लगे। ये क्या हो रहा है? ये काम तो क्लाइवर गैंग वालों का नहीं हो सकता। ब्राम ब्राम ब्रोम ब्रोम, हमारी जान खतरे में है, हमको खोलो, भागने दो। ब्राम शट अप, अब मुझको ही काम करना पड़ेगा। जो मैं नहीं करना चाहता था, मुझे शीना पर वार करना होगा। परमाणु ब्लास्ट के उस वार ने शीना के होश आवास छीन लिए। अब मुझको इस हाथ को साथ साथ शीना को भी अस्पताल लेकर पहुंचना होगा। हे भगवान, बस इसको ज़्यादा चोट ना लगी हो। लेकिन परमाणु का डर बेबुनियाद नहीं था, क्योंकि दोनों गुंडों को पुलिस स्टेशन पहुंचाकर जब परमाणु अस्पताल लौटा, चिंता की कोई बात नहीं है परमाणु, शीना इज़ ऑल राइट, परफेक्ट। कुछ ही देर बाद वह होश में आ जाएगी। और हाँ, उस गुंडे के कटे हाथ को जोड़ने में ऑपरेशन भी कामयाबी चल रहा है। उसका हाथ फिर से उसके शरीर का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन डॉक्टर, वह हाथ अपने आप हिला कैसे था? और उसने लेज़र बीम कैसे चला दी थी? अंगों के कटने के काफ़ी देर बाद भी उसमें हरकत बनी रहती है। परमाणु छिपकली कटी पूछ देखिए कभी उसमें। या ये आवाज़ तो शीना के कमरे से आ रही है, कुछ गड़बड़ है, चलिए डॉक्टर जल्दी। वह कमरा अब कमरा नहीं रह गया था। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? ये पूरा कमरा एक छोटा सा नरक बन गया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई भूतिया फिल्म देख रहा हूँ। शीना, क्या हो गया तुमको? तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है? ऐसी हरकतें तुम क्यों कर रही हो? तेरी प्रेम शीना, ओ शीना, तूने परमाणु का दिल छीना छीना। तेरी प्रेम का बदन अब हमारे कब्जे में है। परमाणु अतृप्त आत्माओं की टोली कब्जे में है। तो दोस्तों, इस कोलाहल मल्टी स्टार कॉमिक की इस कॉमिक को पार्ट 1 हम यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं इसके अगले पार्ट 2 की वीडियो में। तो देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।